चलिए बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और हम बात करने वाले हैं सिंटैक्स से संबंधित अगली सीरीज के बारे में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं कि सेंटेंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे सुधारते हैं। और ये हम पढ़ रहे हैं सिंटैक्स के माध्यम से। सिंटैक्स और सिंटैक्स को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और इसमें हम सिर्फ सिंटैक्स से संबंधित ही नहीं बल्कि कुछ और भी प्रीपोजिशन से संबंधित या फिर सेंटेंस वर्ब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फेस कर रहे हैं और उस सेंटेंस को सुधार करके दोबारा से लिख रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में पूछता है क्लास 12 के एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग कोड के माध्यम से पूछे जाने वाले सवालों को कंपाइल किया गया है और आपके सामने रखा गया है। चलिए एक एक करके सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। ये भी जो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला है कि 2 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए यहीं से पकड़ में आ जाता है। अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि दूरी तो एक ही है। अ लॉन्ग डिस्टेंस दूरी एक ही है, यानी कि प्रेडिकेट एक चीज को, वन थिंग को इंडिकेट कर रहा है, वन थिंग को बता रहा है। यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जितना भी आता है सब प्रेडिकेट कहा जाता है। तो ये जो है एक चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो फिर यहाँ पर आर का प्रयोग करना गलत होगा। जब चीज एक है तो फिर एज का प्रयोग कीजिए। अब होता है 2 माइल्स। अब देखिए दूरी यहाँ से यहाँ तक हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक हो, अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो एक ही दूरी है। तो दूरी एक ही है, जैसे वन जो है 1 यूनिट में इसको दिखा रहा है, तो जब यूनिट एक है तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी एक ही होनी चाहिए, यानी कि सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए यदि यूनिट आपका सिंगल है तो कभी भी दूरी आती है या वेट आता है, ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें वह 1 यूनिट का जो है रिप्रेजेंट करे, 1 यूनिट को बताए, तो उस स्थिति में हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। देखिए इसका एक ट्रिक होता है जिससे आप पकड़ पाते हैं। प्रेडिकेट में देखा जाता है, प्रेडिकेट में हमको पता चल जाता है कि इधर एक यूनिट की बात की जा रही है कि एक यूनिट से ज्यादा की बात की जा रही है। तो प्रेडिकेट में अगर कहीं पर हमको एहसास हो जाए कि एक यूनिट की बात की जा रही है, जैसे अ लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी है, तो ये जो है इसी से हमको पता चल गया है कि यह एक यूनिट की बात कर रहा है, एक यूनिट की बात कर रहा है। जब एक यूनिट की बात कर रहा है तो सिंगुलर। ठीक है, तो आपको आर की जगह पे एज का प्रयोग कर देना है, सेंटेंस आपका हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही रिटर्न बैक ओनली यस्टरडे। अच्छा देखिए बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर रिटर्न का प्रयोग किया है। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, और इधर बैक बिना मतलब का प्रयोग किया है। जब रिटर्न मतलब वापस आना हो ही गया तो फिर बैक लगाने की क्या जरूरत है। ये होता है जैसे रिटर्न लिखा है, रिटर्न लिखा है, रिटर्न की जगह आप कम बैक का यूज कर सकते हैं। कम बैक दोनों एक ही है, या इधर कम के साथ बैक लगा दिए तो वापस आना, और रिटर्न मतलब होता ही है वापस आना। इसमें अब रिटर्न के साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो होता कि इसमें दिक्कत जो है वही है कि रिटर्न के साथ बैक जो सुपरफ्लूस हो गया, बिना मतलब का यूज हो गया। इसको यहाँ से हटाएंगे और इस वनली को उठा करके सेंटेंस के अंत में कर देंगे। ही रिटर्न यस्टरडे ओनली। ठीक है ना। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। ये सवाल एक बार और आ चुका है, जिसको हम डिटेल में जो है स्टडी किए हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर में कहीं आया था, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एकदम सेम क्वेश्चन है। द न्यूज इज वेरी गुड, यानी कि खबर इतनी पक्की है कि उस पर भरोसा नहीं हो सकता है। तो एक रिमूवल टू का चैप्टर होता है, इसमें टू लगाना पड़ेगा, वेरी की जगह आपको टू लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि खबर इतनी अच्छी लग रही है कि भरोसा नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकती है। टू बी ट्रू, सच नहीं हो सकती है, इतनी सच्ची लग रही है कि। ठीक है, तो ये रिमूवल टू का है। इसको जो है हम प्रीवियस वीडियो में जो है इसको बढ़िया से कवर किए हैं। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो एक बार प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए और वहां से पता लगाइए और अपने इंफॉर्मेशन के लेवल को ऊपर कीजिए। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। देखिए होता क्या है कि जैसे लिखा रहेगा कि वो बहुत अच्छा लड़का है, ही इज अ वेरी गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और ये बॉय क्या है, नाउन है। तो कभी भी अगर एडजेक्टिव से पहले आपको बहुत के सेंस में यूज करना है तो वेरी का यूज करते हैं, लेकिन अगर एडजेक्टिव जो आ रहा है इसकी जगह पे पार्टिसिपल का प्रयोग होने लगे, पार्टिसिपल का प्रयोग होने लगे, यानी कि पार्टिसिपल का मतलब हो जाएगा कि जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तीन पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें अंतर क्या होता है उसको देख लीजिए। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसमें जो है भी के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, भी वन प्लस आईएनजी, ठीक है ना। और ये हर पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। यदि पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट पार्टिसिपल V3 के रूप में यूज होता है। कभी भी पास्ट पार्टिसिपल V3 का यूज, जैसे कहा जाता है ना कि स्कूल बंद है तो लिखते हैं द स्कूल, द स्कूल वाज क्लोज्ड, ठीक है ना। स्कूल बंद था, स्कूल बंद है तो इज लगा देंगे। तो द स्कूल वाज क्लोज्ड, अब यहाँ जो क्लोज्ड लिखा है ये V3 नहीं है बल्कि पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो कभी भी जब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है हो किया जाए, और जो पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, इसका लास्ट होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में कुछ होता है नहीं, हैव के साथ V3 का, हैव के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है, और यह हैव का जो है आईएनजी वाला फॉर्म यूज किया जाता है, हैविंग प्लस V3, ठीक है ना। तो अभी परफेक्ट पार्टिसिपल आपको किसी सेपरेट वीडियो में पार्टिसिपल का पूरा जो है अध्ययन कराया जाएगा। फिलहाल आप पास्ट पार्टिसिपल पर फोकस कीजिए। पास्ट पार्टिसिपल V3 को कहा जाता है, जैसे देखिए ही फाउंड अ ब्रोकन चेयर, वह जो है एक टूटी हुई कुर्सी को पाया। तो यहाँ ब्रोकन जो है आपका V3 नहीं है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। ब्रोकन मतलब टूटी हुई, टूटना शब्द जो है मेन वर्ब तो हमारे यहाँ है और ये मेन वर्ब हमारा है नहीं, तो ये V3 जो यूज किया गया है V3 के रूप में दिख रहा है लेकिन है वास्तव में एडजेक्टिव। तो देखो ही इज वेरी इंटरेस्टेड, वह बड़ी जो है इंटरेस्टेड है, मतलब उसमें बड़ी रुचि लिया है, इन गेम्स माने खेलों में, यानी कि खेलों में उसकी बहुत रुचि है। तो जो बहुत रुचि होती है तो बहुत की जो अंग्रेजी होती है, अगर आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है तो उससे पहले बहुत की अंग्रेजी वेरी नहीं होती है बल्कि मच होती है। तो कभी भी आपको अगर पास्ट पार्टिसिपल से पहले वेरी दिखे तो उसको मच में बदल दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सेशन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई हैव रिटेन दिस लेटर लास्ट इवनिंग, देखिए यहां से पकड़ में आ रहा है लास्ट इवनिंग, लास्ट के साथ कोई भी टाइम हो, चाहे लास्ट संडे हो, लास्ट संडे हो या लास्ट मार्च हो या लास्ट मार्च या लास्ट मंथ हो, ठीक ना, या लास्ट ईयर हो, यानी कि लास्ट के साथ कोई टाइम दे दे, संडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक, कोई भी शब्द ऐसे दे दे
तो लास्ट जो है बीते हुए समय को बताने का काम करता है। तो लास्ट जब बीता हुआ समय बताता है तो फिर ये प्रेजेंट में क्या कर रहा है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी बीते हुए समय को स्वीकार नहीं करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीता हुआ समय नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए तो इसका टेंस चेंज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हटाइए और उस टेंस में ले जाइए जिसमें बीता हुआ समय ले सकता है। तो बीता हुआ समय पास्ट इंडेफिनिट लेता है, तो आई के बाद हैव रिटन की जगह रोट का प्रयोग कर दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक हटाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक हटाइए और इसकी जगह पे आपको आई तो रहेगा, आई में कोई दिक्कत नहीं है, आई रोट, इस तरह से आप प्रयोग कर देंगे। आई तो सब्जेक्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या जो है हैव रिटन में है, क्योंकि हमको टेंस बदलना है, टेंस बदलना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और इसको ले जाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, एकदम एकदम हूबहू ये क्वेश्चन जो है पिछले जो है प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर हम करा रहे हैं उसमें किसी न किसी ईयर में ये आया था। तो इसमें जो समस्या है उसमें उस समय बताए थे, एकदम सेम क्वेश्चन है कि सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। अब यहाँ पर क्या है, जो सन है, सन के साथ आपको द लगाना था जो कि मिसिंग है, तो द लगा देंगे तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, वी मस्ट हेल्प पुअर्स। देखिए जिस तरह गुड का प्लूरल गुड्स नहीं हो सकता, ठीक है, उसी तरह आपका पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं हो सकता। यानी कि जो हालत गुड की होती है वही हालत पुअर की होती है, यानी कि गुड भी पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है और पुअर भी पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, अगर एडजेक्टिव में आप इफ जोड़ेंगे तो गलती हो जाएगा, तो यहाँ पर पुअर्स का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप लिखना है आपको कि वी मस्ट हेल्प, हमें सहायता करनी चाहिए गरीब लोगों की, तो आप कोई भी क्वालिटी हो, जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, लेकिन इससे पहले अगर द लगा देंगे द ऑनेस्ट, तो इसका मतलब हो जाता है ईमानदार लोग, ऑनेस्ट पीपल, द लगाते ही इसका अर्थ बदल जाता है। उसी तरह से पुअर लगा हुआ है और इससे पहले अगर द का प्रयोग कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। तो इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो पुअर्स से एस को हटाइए और इसके बाद पीपल जोड़ दीजिए इसके साथ, पुअर पीपल, या इन सबको हटाइए और हटा करके सिर्फ लिख दीजिए द पुअर, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। किसी भी एडजेक्टिव में एस और ईएस नहीं जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिजिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। देखिए बैलेंस बनाना बड़ी बड़ी काम की चीज है। देखिए एन इजी सब्जेक्ट एक ही विषय है, विषय एक ही है, एन इजी सब्जेक्ट, तो जब विषय एक है तो फिर आर का प्रयोग क्यों कर रहे हो भाई, एज का प्रयोग करो। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बैलेंस होना चाहिए। अगर इधर प्रेडिकेट कह रहा है कि फिजिक्स एक विषय है तो फिर फिजिक्स भी एक ही है, तो इज का प्रयोग कीजिए। दूसरा कंसेप्ट इसका जानने का ये है, चाहे कोई भी विषय हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी विषय हो, अगर वो आईसीएस पर समाप्त होता है तो विषय होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय हो, विषय होता है। और एवरी सब्जेक्ट, हर विषय, एवरी सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हर विषय जो है सिंगुलर होता है, वो प्लूरल नहीं हो सकता है। हाँ आईसीएस वाले जो सब्जेक्ट बनते हैं, जो विषय होते हैं, उनका अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो इनका प्लूरल बन सकता है, हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे द फिजिक्स नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ आता है, माई फिजिक्स इज वीक। अगर ऐसे लिखते हैं माई फिजिक्स इज वीक तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसे विषय जो आईसीएस पर समाप्त होते हैं और उनसे पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो वर्ब जो है कभी भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
होगा, यानी कि इज की जगह पे आर का प्रयोग होगा, क्योंकि माई और फिजिक्स का प्रयोग करने से फिजिक्स अपना अर्थ बदल देता है। अब यहाँ पर फिजिक्स किसी सब्जेक्ट यानी कि विषय का नाम नहीं कहा जा रहा है, बल्कि फिजिक्स में होने वाली गतिविधियों, कंसेप्ट, कैलकुलेशंस के बारे में बात होने लगी है। तो कभी भी पोसेसिव एडजेक्टिव आता है तो आईसीएस वाले जो विषय होते हैं, वो विषय जो होते हैं अपना अर्थ बदल देते हैं, और अर्थ बदलने की वजह से उनके साथ सिंगुलर वर्ब की जगह पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होने लगता है, सिंगुलर वर्ब हट जाएगा। यहाँ पर जो है आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एन सब्जेक्ट दे रखा है, तो सब्जेक्ट एक ही है, तो आप जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आई कन्वे माई थैंक्स फॉर हिज सपोर्ट। देखिए सेंटेंस बिल्कुल जो है करेक्ट दिख रहा है। आई कन्वे, कन्वे मतलब प्रकट करना या कहना, माई थैंक्स मतलब अपना शुक्रिया, फॉर हिज सपोर्ट माने उसके जो है सहारे के लिए, यानी कि उसके सहारे के लिए आई कन्वे मैं कहता हूँ, माई थैंक्स मैंने शुक्रिया, मैं उसके सहारे के लिए उसको शुक्रिया कहता हूँ। तो इस सेंटेंस में मुझे कहीं कोई एरर दिख नहीं रहा है। होता क्या है कि थैंक्स के बाद जो है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो, क्योंकि थैंक्स किसको दे रहा है इसमें पता नहीं चल रहा है। आई कन्वे माई थैंक्स, मैंने अपना थैंक्स दिया, मैंने शुक्रिया कहा, लेकिन किसको कहा ये पता नहीं है, लेकिन किसके लिए कहा ये पता है। तो किसके लिए किया, फॉर हिज सपोर्ट, सपोर्ट के लिए शुक्रिया किया, लेकिन किसको किया ये पता नहीं। तो जब उसकी मर्जी वो नहीं बताना चाहता है तो नहीं लिखा है। तो इसमें जो है अगर उसको उसका नाम लिखता कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं टू द किंग, ठीक ना, तो किसको शुक्रिया अदा करते हैं, टू द किंग राजा को, टू हिम उसको, टू यू आपको। तो कभी भी जो है थैंक्स के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो टू आता है, उसके बाद यू का प्रयोग किया जाता है, और किसके लिए किया जा रहा है उसके लिए फार का प्रयोग होता है, तो फार का प्रयोग किया ही है। तो इसमें कोई एरर हमको नजर नहीं आता है, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही दिख रहा है। तो इस सेंटेंस को अगर कह देगा कि लिखिए तो इसको कॉपी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोल देंगे कि नो एरर, हमको कोई एरर नहीं दिख रहा है। अगर आपको इसमें कोई एरर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए हम नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट जो है सवाल की तरफ चलते हैं। वन मस्ट ओबे हिज ड्यूटी। देखिए यहाँ पे जो समस्या है, ही के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग किया जाता है, आई के लिए माई का प्रयोग किया जाता है, अगर दे आए तो देयर का प्रयोग किया जाता है, अगर ही आता है, ही तो है ही है, अगर शी आता है तो हर का प्रयोग किया जाता है, अगर यू आता है तो यूर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा उस तरह का पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पर वन सब्जेक्ट है तो पोसेसिव एडजेक्टिव हिज यूज नहीं कर पाएंगे। जब भी वन प्रयोग होता है तो वन का अपना एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है जिसको वंस कहा जाता है, ठीक है। तो हिज की जगह पे आप वंस का प्रयोग करेंगे, माने यही इसी क्रम में अगर कहेगा कि वन का पोसेसिव एडजेक्टिव तो वन का पोसेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। तो यहाँ पर हिज की जगह पे आपको वंस का प्रयोग करना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही मोर प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। देखिए इसमें समस्या ही समस्या है। मोर माने ज्यादा होता है, कंपैरेटिव डिग्री है, और प्रीफर माने पसंद करना, ज्यादा पसंद करना। तो प्रीफर मतलब होता ही है ज्यादा पसंद करना, ज्यादा पसंद करना, ज्यादा पसंद करना। तो प्रीफर का मतलब ही ज्यादा पसंद करना है, तो फिर मोर बिना मतलब का लिखने की क्या जरूरत है, मोर को हटाइए इधर से। ही प्रीफर्स वह ज्यादा पसंद करता है, काफी देन मिल्क, यानी कि मिल्क की तुलना में काफी ज्यादा पसंद करता है। तो कभी भी जो है प्रीफर शब्द आता है तो देन का प्रयोग ना करके उसकी जगह पे टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले, ये तो कई बार आ चुका है, प्रीफर हो चाहे प्रीफरेबल हो, देन की जगह हमको टू का प्रयोग करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज मोर ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड। अच्छा देखिए कहने का मतलब ये है ना कि ही इज मोर ब्रेवर, ब्रेव जो है, ब्रेव का खुद ही कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर होता है, ठीक है। तो मोर लगाने की क्या जरूरत है, यानी कि डबल कंपैरेटिव करने की उसको क्या जरूरत है। ही इज ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड, यानी कि हम जितना आशा करते हैं उससे वो ज्यादा बलवान है, बहादुर है। तो ये मोर जो है बिना मतलब का यूज हुआ है। ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर होता है
और इससे पहले मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डबल कंपैरेटिव, नो यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव, कभी भी डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, यहां तक तो ठीक है। ही दिस इज वन है, वन के बाद आप का प्रयोग किया है, आपके बाद द लगाया है, सुपरलेटिव डिग्री लगाया है, और फिर जो है इंटरेस्टिंग का प्रयोग किया है, और फिर बुक्स, इंटरेस्टिंग बुक्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स। अब दैट, जब भी वन ऑफ का प्रयोग होता है तो हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी ठीक है। ऊपर से हमारा एंटीसीडेंट भी निर्जीव है तो दैट का प्रयोग कर रहे हैं। तो कभी भी जो है हम अगर दैट के बाद कोई वर्ब आती है तो ये वर्ब का डिसीजन लेने वाला कौन होगा? एंटीसीडेंट होगा। इस बुक्स के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो बुक्स जो है प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। यानी कि इसमें जो सारी चीजें सही हैं, फर्क बस इतना है कि जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है उससे पहले देखेंगे एंटीसीडेंट, और उस एंटीसीडेंट के हिसाब से आगे वर्ब डिसाइड होगी। ठीक है, चलिए हैव का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नॉलेज इज इवन मोर प्रीफरेबल देन रिचेज। देखिए, मोर प्रीफरेबल देन रिचेज। अब देखिए यहाँ पर मोर प्रीफरेबल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर प्रीफरेबल, अच्छा मोर प्रीफरेबल कहने का मतलब ये है कि ये मोर का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? प्रीफर मैंने ज्यादा पसंद करना होता ही है, मोर हटा दीजिए यहाँ से। नॉलेज इज इवन प्रीफरेबल और देन की जगह पे टू का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो प्रीफरेबल आए, देन हटाइए, टू का प्रयोग कीजिए, इसके साथ मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं करे तो बेहतर है। प्रीफरेबल मतलब होता ही ये कि ज्यादा पसंद करना, ज्यादा उसमें पहले से ये किसी चीज को किसी चीज की अपेक्षा ज्यादा पसंद करना, तो ज्यादा पसंद करना उसमें आइए, तो ये मोर जो है बिना मतलब का है। ऐसा ही प्रीफर भी आया था पिछले स्लाइड में। चलिए, आई फॉरबिड यू नॉट टू एंटर दिस रूम। देखिए इसमें समस्या ये फॉरबिड में, जो फॉरबिड है ये खुद जो है नेगेटिव वर्ड है। फॉरबिड मतलब मना करना, नेगेटिव माने फॉरबिड मतलब मना करना। यह नॉट जो है इसी में जो है इन्वॉल्व होता है, इसी में इन्वॉल्व होता है। 1 सेकेंड, बैटरी लो है, थोड़ा चार्ज में लगा लेते हैं, 1 सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। जो समस्या हमारी है वो ये है कि फॉरवर्ड जो है, ये जो नॉट शब्द यूज किया गया है, ये नॉट जो है, ये नॉट जो है इसी फॉरवर्ड में ही है। तो फॉरवर्ड जब भी यूज किया जाए, ये फॉरवर्ड जब स्वयं नेगेटिव शब्द हो जाता है, जब स्वयं नेगेटिव वर्ड हो जाता है तो इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ से नॉट हटा देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। 2 years passed since my father died। देखिए सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किए हैं। सिंस और इसका एक और ऑप्शन आता है फॉर, सिंस फॉर और इसके बाद टाइम आता है। तो ऐसा काम जो है हम दो ही टेंस में करते हैं, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या परफेक्ट टेंस होगा। अब चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिंस और फॉर का प्रयोग सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा या फिर परफेक्ट टेंस में होगा। लेकिन वो जो है टाइम बताने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर सिंस का प्रयोग सेंटेंस के बीच में आए और सेंटेंस के बाद, सिंस के बाद भी एक सेंटेंस हो, सिंस के बाद भी एक सेंटेंस हो और सिंस से पहले भी एक सेंटेंस हो, तो ये जो सेंटेंस सिंस से पहले वाला है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। और जो इसका बाद वाला सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है।
इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। सिंस अगर बीच में आए तो इससे पहले पास्ट परफेक्ट और इसके बाद, इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस तो सिंस के बाद जब टाइम आता है तब यूज होता है। अब देखिए इस सेंटेंस को, सिंस यहाँ यूज किया गया है और इससे पहले हमको दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 2 years पास्ड, 2 साल बीत गए, और इसके बाद जो दिख रहा है वो दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इधर भी है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इधर भी, जबकि होना ये चाहिए कि सिंस जब यूज हो तो इधर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखना चाहिए और इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखना चाहिए, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट इधर वाला तो ठीक है, इधर वाले में गड़बड़ है, तो इधर आप जो है हैव का प्रयोग कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि 2 years प्लूरल नंबर है, तो 2 years प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हैव लगा दीजिए बीच में, और पास्ट जो यहाँ यूज किया गया है V3 भी यही होता है और V2 भी यही होता है, तो V3 का प्रयोग होगा हैव के साथ, तो पास्ट जो है वैसी तरह रह जाएगा, क्योंकि V2 V3 जब बराबर ही सेम ही होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें हैव का प्रयोग बस आप कर दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सिंस को ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा, इधर पास्ट इंडेफिनिट, इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ही वाज एंग्री अपॉन मी। देखिए एंग्री एक ऐसा शब्द है कि इसके बाद अगर कोई वस्तु आती है, थिंग आती है, तो आप एट या आन, यहां तक कि आप अपान का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन आ जाए तो वहां पर आप इन सब को हटा करके उसकी जगह पे विद का प्रयोग करते हैं। ये एक बार और आया था, ही वाज एंग्री अपॉन मी, ये अपान यहाँ से हटाइए और इसकी जगह पे विद का प्रयोग कर दीजिए, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस। अच्छा देखिए इसमें जो है ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कोई दिक्कत नहीं है। जो ये इनटू लगा है, एक होता है लुक इनटू, लुक इनटू, तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, और इन्वेस्टिगेट का भी मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो लुक जब लगाएंगे तो इसके साथ इनटू लगाना अनिवार्य है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट लगाएंगे तो फिर अगर इनटू आप लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से इनटू को हटा देना है, तो इनटू हट जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कभी भी इन्वेस्टिगेट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होता है, इन्वेस्टिगेट के बाद डायरेक्ट उस चीज का नाम आ जाता है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द मदर फॉरबेड द सन नॉट टू टेल अ, देखिए अभी बताए हैं कि जब भी फॉरबेड का प्रयोग हो तो उसके साथ नॉट का प्रयोग ना करें, तो यहाँ से नॉट बस हटाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट इस फॉरबेड के भीतर ही रहता है। फॉरबेड खुद ही नेगेटिव वर्ड है, तो अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। देखिए सीनरीज बहुवचन है तो आर का प्रयोग किया है, जो कि निहायत ही गलत है, ठीक है, क्योंकि सीनरीज तो होता ही नहीं है, SCENRY, SCENERY, सीनरी हो गया, जैसे स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, जैसे पोएट्री हो गया, ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, जैसे मनी हो गया, जैसे ट्रैफिक हो गया, बहुत कुछ होता है, ट्रैफिक हो गया। तो ये सब ऑलरेडी सिंगुलर होते हैं, इनको आप प्लूरल में बनाने की कोशिश करेंगे ना तो ब्लंडर हो जाएगा, गलती हो जाएगी, बड़ी गलती हो जाएगी। तो इस सीनरीज जो यूज किया है ऐसा होता ही नहीं है, तो इसलिए इस सीनरीज की जगह पे आप इसका ओरिजिनल वर्ड जो है यूज कीजिए सीनरी, और इधर आर की जगह पे आप इज का प्रयोग कीजिए, सेंटेंस हो जाएगा सही। अगर इनको किसी ने प्लूरल बनाने की कोशिश की तो समझिए कि सेंटेंस गलत है, गड़बड़ ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ही रैन 100 माइल्स। अरे भैया जब यहाँ पर 100 माइल यूज कर, जब यहाँ ए यूज कर दिए हो तो फिर माइल्स का प्रयोग
क्यों करोगे? माइल्स का प्रयोग हम कर भी सकते थे अगर ये हाइफन जो बीच में दिया है अगर ये ना दिया होता तो। यानी कि जब भी हाइफन, जैसे कि आप कभी देखेंगे ही इज अ 20 ईयर ओल्ड बॉय, वह एक जो है 20 साल का लड़का है। तो 20 ईयर ओल्ड बॉय अगर ऐसे लिखेंगे तो 20 ईयर्स करना पड़ेगा, और अगर ऐसे आप करेंगे, ऐसे हाइफन दे देंगे तो फिर ईयर जो है ये सिंगुलर में ही रहेगा, इसको प्लूरल में आप नहीं बना पाएंगे। तो उसी तरह से इसमें जो माइल्स शब्द यूज किया गया है, हाइफन दे रखा है, तो आप इस माइल्स को माइल कर दीजिए, सेंटेंस हो जाएगा शुद्ध। चलिए अगले सेशन बोले, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। देखिए प्रॉब्लम यहाँ है, अनलेस जो है नेगेटिव शब्द होता है, जिस तरह से फॉरवर्ड होता है, तो अनलेस नेगेटिव शब्द होता है तो इसमें जो है इसको नेगेटिव करने की आपको जरूरत नहीं है। अनलेस मतलब होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, यानी कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, कठिन श्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट सक्सीड, तो तुम सक्सीड नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। तो जब भी अनलेस का प्रयोग हो ना, चाहे अनलेस हो चाहे अनटिल हो, तो अनलेस और अनटिल के बाद जो सेंटेंस आता है इसमें नॉट का प्रयोग मना है, क्योंकि अनटिल और अनलेस के भीतर ही नॉट रहता है। ये खुद नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट कुछ भी लगाना गलत माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिटिंग अपॉन अ गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। अभी है ना, गेट पर बैठा कोई और था, इसको जो है बिच्छू ने काट लिया, तो जिसको काटा है उसको, जो बैठा था उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। ही सिटिंग अपॉन अ गेट, वह जबकि गेट के ऊपर बैठा हुआ था, तो अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, तो एक स्कॉर्पियन ने उसको काट लिया। अगर यहाँ हिम का प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ ये हो जाएगा कि स्कॉर्पियन ही गेट पर बैठा हुआ था और स्कॉर्पियन ही उसको काट लिया, तो यानी कि ये स्टंग का भी सब्जेक्ट यही बनेगा, और जो सिटिंग कर रहा है, बैठ रहा है, उसका भी सब्जेक्ट यही होगा। लेकिन सेंटेंस का अर्थ कह रहा है कि बैठा कोई और था और काटा कोई और है। तो जो कोई और बैठा था वो यहाँ से पता चल रहा है हिम की वजह से, कि सिटिंग अपॉन ए गेट, गेट पर बैठे हुए, बैठते समय या बैठे हुए थे तब स्कॉर्पियन स्टंग हिम, एक स्कॉर्पियन ने उसे काट लिया, तो उसे काट लिया, तो इसी को काटा गया है ना, तो ही लगा दे, ही सिटिंग अपॉन ए गेट, वह गेट पर बैठा हुआ था और स्कॉर्पियन स्टंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स आर पासिंग अंडर द टनल। अब देखिए, द सोल्जर्स आर पासिंग, यानी कि सोल्जर जो है गुजर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, अंडर द टनल में टनल के नीचे नीचे, देखिए टनल के नीचे नीचे नहीं, टनल से हो करके गुजर रहे थे, तो टनल से हो करके गुजर रहे थे, तो यहाँ पर THROUGH थ्रो का प्रयोग किया जाएगा। द सोल्जर्स आर पासिंग थ्रू द टनल, यानी टनल से हो करके जा रहे थे। अंडर का मतलब होता है कोई ऊपर से छत्र छाया हो और उसके नीचे आप हो, तो उसके लिए आप जो है अंडर का प्रयोग करते हैं। और कोई क्षेत्र जो है बंद हो और आप उसके भीतर हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं। और उसमें से अगर आप गुजर रहे हो, निकल रहे हो बाहर की तरफ, तो आप थ्रो का प्रयोग करेंगे कि उससे हो करके आप जा रहे थे। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस की तरफ। डेथ इज प्रीफरेबल देन डिसऑनर। प्रीफर सब बड़ी जो है फेमस है, बार बार कभी प्रीफर कभी प्रीफरेबल आ रहा है, बस देन हटाइए, इसकी जगह टू लगाइए, काम ठीक। ओके आगे बढ़ो। मेन वर्क बिकॉज दे मे अर्न अ लिविंग। इंसान काम करते हैं क्योंकि वे कमा सकें, लिविंग माने जीविका, यानी कि मेन जो है काम करते हैं ताकि वे जीविका कमा सके। तो ताकि की अंग्रेजी बिकाज नहीं होती है, सो दैट होती है। यहाँ पर बिकाज के जगह पे सो दैट का प्रयोग करेंगे। गलत जो है यूज किया है, कंजंक्शन का प्रयोग जो गलत किया है। मेन वर्क, लोग काम करते हैं ताकि वे जो है जीविका कमा सके, तो ताकि की अंग्रेजी सो दैट होगा।
क्योंकि का प्रयोग नहीं किया जाए। क्योंकि जो है कारण बताने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ ताकि है, सबको पता है, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं। चलिए, द वाटर ऑल फ्लोड आउट बाय एंड बाय। देखिए इसमें जो एक समस्या कभी कभी फ्लो से आती है कि फ्लो फ्लू फ्लोन भी एक फ्लाई का ऑप्शन होता है, फ्लाई फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है। एक ये होता है, एक बहना की अंग्रेजी होती है फ्लो, फ्लोड और फ्लोट। कभी कभी जो है जहां हमको जो है फ्लोन यूज करना है वहां पे फ्लोड यूज करके दे देता है। चलिए हम इसको देखते हैं, इसमें ये कोई समस्या नहीं है, ये वर्ब जो है बिल्कुल सही दिया है, द वाटर ऑल फ्लोड। यहाँ पर जो ये यूज किया गया है इसकी जगह पे ऑल द वाटर होना चाहिए, ऑल द वाटर होना चाहिए। सेंटेंस में जो ऑल की पोजीशन है वो पोजीशन जो है यहाँ पे होनी चाहिए, और इसने क्या किया है कि ऑल को वाटर के बाद लिखा है। तो इसको अगर सही करना है तो लिखेंगे ऑल द वाटर फ्लोड आउट बाय एंड बाय, यानी कि पूरा पानी धीरे धीरे बह गया। तो आल का प्रयोग जब भी करें, आल उसके बाद द का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद नाउन आता है। आल की खासियत ये है कि यहाँ पर अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, और यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, जैसे ऑल द वाटर, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन भी आता है और काउंटेबल नाउन आता है। काउंटेबल आए तो प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही आता है, उसको प्लूरल बना नहीं पाएंगे। चलिए, इट इज नथिंग एल्स देन वैनिटी। देखो आपको बताए थे कि जो इल्स है ना, इसका जोड़ा देन नहीं होता है, इसका जोड़ा बट होता है। यानी कि इट इज नथिंग कुछ भी नहीं है, इल्स बट वैनिटी घमंड के सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इट इज नथिंग एल्स बट वैनिटी माने घमंड के सिवा कुछ भी नहीं। तो इल्स को देखकर हमको पता चल गया कि इल्स जब भी प्रयोग हो उसके साथ बट लगाइए, देन या कोई दूसरा यूज होगा तो गलत हो जाएगा। चलिए, ही सेड दैट आई शैल सून बी देयर। अब एक बात बताइए, एक तो ये डायरेक्ट स्पीच में इसने लिखा भी है डबल इनवर्ट का मैं अंदर बंद करके, ऊपर से दैट भी लगा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना। अगर दैट कंजंक्शन का यूज कर रहे हो तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में होना चाहिए। तो दैट भी यूज कर रहा है प्लस जो है डायरेक्ट नरेशन भी यूज कर रहा है। तो इसको सही करने का एक उपाय ये है कि यहाँ से आप दैट को हटाइए, रिमूव कीजिए, दैट हटा तो भाई यहाँ से दैट हट गया। और ये जो सुन है इसकी पोजीशन गलत है, आई शैल बी देयर सुन, सुन जो है देयर के बाद होना चाहिए। सुन का प्रयोग जो है कभी भी सेंटेंस के अंत में किया जाता है। तो इसमें बस दो एरर है, दैट हटाइए और सुन को उठा करके लास्ट में कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 years passed since my friend left कोलकाता। देखिए ये दोबारा आ गया, सिंस है तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक। इधर भी इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, तो हैव का प्रयोग कर दिए, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट, सन राइजेज इन ईस्ट। ये जो है हम दोबारा इसको कर चुके हैं एक बार, प्रीवियस वीडियो को जाके चेक कीजिए। सन से पहले द का लगाना जरूरी, और दिशा कोई भी हो उससे पहले भी द का लगाना जरूरी, यानी कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि द दोनों में लगेगा। ही गेव आम टू द बेगर, यानी आम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिटकरी दे रहा है, आम का मतलब फिटकरी होता है। तो ही गेव आम, उसने जो है, या आलम पढ़ते हैं, आलम आम, ये वास्तव में आम्स है। आम्स, आम्स मतलब होता है भिक्षा, भिक्षा या भीख या खैरात, खैरात। तो कहने का मतलब ये है कि ये आम जो है कभी सिंगुलर यूज नहीं होता है, ये हमेशा जो इसके साथ एस जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो है ही गेव आर्म्स टू द बेगर, इसको आर्म्स कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला, द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। देखो देखिए आपको पहले भी बताए थे कि वेजेज का दो अर्थ होता है, एक रिजल्ट होता है, एक रिजल्ट होता है, और एक जो है लेबर चार्ज होता है, ठीक है। लेबर चार्ज यानी कि मजदूरी। तो जब लेबर चार्ज का मतलब हो तो इसके लिए जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, जब रिजल्ट का बोध हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। यहाँ पर क्या है, द वेजेज ऑफ सिन, पाप का रिजल्ट
मौत होता है। तो पाप का रिजल्ट मौत होता है, तो यहाँ वेजेज जो है रिजल्ट से मतलब है, तो रिजल्ट से मतलब है, तो यहाँ आर की जगह पे इज का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इज का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर वेजेज का मतलब क्या निकल के आ रहा है, परिणाम। चलिए, ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन क्वाइट वेल इन टाइम। देखिए बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीच जो शब्द होता है ये कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। रीच के बाद तुरंत उस जगह का नाम लिखा जाता है जहां आपको पहुंचना है। अगर यहीं अराइव होता तो अराइव प्रीपोजिशन लेता है, कौन सा, एट। और रीच नो प्रीपोजिशन, रीच के बाद नो प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ही इज माई ओल्डर ब्रदर। जब आपका बड़ा भाई है, जब आपका बड़ा भाई है तो आपका ब्लड रिलेशन हो गया, तो ओल्डर की जगह आप एल्डर लिखे ना। ही इज माई ओल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई है, तो आपका जब बड़ा भाई है तो एल्डर लिखिए। ओल्डर मतलब किसी अगल बगल का कोई भाई हो, ब्लड रिलेशन उसके साथ ना हो, तब ओल्डर का प्रयोग करते हैं। तो मेरा बड़ा भाई है, आपका बड़ा भाई है, तो फिर एल्डर लगाइए। नेक्स्ट, बोथ द ब्रदर्स लव वन अनदर। देखो होता क्या है कि जब दो लोग आपस में कोई काम करें, दो लोग, तो उसके लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। और जब दो से ज्यादा होने लगे तो उसके लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिस्सा है। तो बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाई, भाई तो दो ही हो गए ना, बोथ की वजह से पता चल गया कि दो ही भाई है, तो फिर वन अनदर क्यों लगा रहे हैं, इसकी जगह पे आप लगाइए ईच अदर। ठीक है, तो जब दो लोगों की बात हो तो ईच अदर, दो से अधिक लोगों की बात हो तो वन अनदर। अब यहाँ पर बात दो ही लोगों की हो रही है तो फिर ईच अदर लगाइए कि दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लीजिए समाप्त हो गया। तो चलिए आज के सेशन में इतना रहने देते हैं। अगर इस सेशन को देख करके आपको लाभ मिल रहा है, आपको जो है इंग्लिश में सुधार हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर कुछ सीखेंगे। कहानी खत्म करते हैं तो हम, ओके, चलिए, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।